हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सबका स्टडी उषा मैम चैनल पे। आज हम 6th क्लास का सामाजिक विज्ञान का पार्ट नंबर 4 इतिहास की समय रेखा एवं उसके स्रोत के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स मैं पहले करा चुकी हूँ, तो क्वेश्चन आंसर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, वो क्वेश्चन सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। इतिहास अतीत एवं वर्तमान के मध्य एक अनवरत संवाद है। यह संवाद है आज के समाज एवं कल बीते समय के समाज के मध्य। हम अतीत के आलोक में ही वर्तमान समाज को पूर्णतः समझ सकते हैं। ये देखिए, इतिहास का मतलब क्या है, यानी जो हमारा बीता हुआ कल है, ठीक है, उसके बारे में जानना क्या है, वो हमारा इतिहास कहलाता है। ठीक, देखिए ये बना हुआ है हमारा राष्ट्रीय संग्रहालय और ये नई दिल्ली में है। ठीक है, और इसमें आपको मूर्ति, सिक्के और आभूषण आदि चीज़ों को इसमें संरक्षित करके रखा जाता है, जो हमें हमारा जो पिछला अतीत है उसको, हमारा जो इतिहास है उसको समझने में सहायक सिद्ध होता है। ठीक है, इसमें देखिए स्टार्टिंग में इसमें क्वेश्चन दे रखे हैं कि हम ऐतिहासिक काल की गणना किस प्रकार करते हैं और इतिहास को समझने के लिए विभिन्न स्रोत हमारे किस प्रकार सहायता कर सकते हैं और आदि मानव किस प्रकार रहते थे। ठीक है, तो इससे पहले वाली जो वीडियोस को आप देख लेना। चलिए अब हम बात करते हैं कि हम अतीत का अध्ययन किस प्रकार करते हैं। आपको विज्ञान की कक्षा में पता चलेगा कि पृथ्वी का एक बहुत ही लंबा इतिहास है, जिसमें से हम मानवों का इतिहास नवीनतम और एक छोटा सा भाग है। देखो ये आपको एक चित्र दिखा रखा है। ठीक है, इसमें देखो जो आपका लाइट ब्लू कलर का है, ठीक है, जो लाइट ब्लू की चीज़ें उसमें आपको अरबों वर्ष पहले क्या चीज़ें दी वो है। इसके बाद में आपका एक डार्क ब्लू है, ये करोड़ों वर्ष पूर्व का है, और उसके बाद में ये ग्रीन आदि मानव। ठीक है, यानी कुछ वर्षों पहले का ही है। अनेक लोग पृथ्वी के इतिहास का अध्ययन करते हैं। उनमें से कुछ लोग पृथ्वी की सतह के नीचे के रहस्यों को जानने के लिए प्रशिक्षित होते हैं। इस तरह वे पृथ्वी के अतीत के साथ ही हमारे अतीत को भी समझने में सहायता करते हैं। तो कोई इसमें ये हमें चित्र दिखा रखा है। इसमें आप देखो जो भूविज्ञान चित्र नंबर 1 है, इसमें ये भूविज्ञानी पृथ्वी के भौतिक स्वरूपों जैसे मृदा, पत्थरों, पहाड़ियों, पर्वतों, नदियों, महासागरों एवं पृथ्वी के अन्य हिस्सों का अध्ययन करते हैं। लेकिन हम भूवैज्ञानिक किसे कहते हैं? कि जो लोग मिट्टी, पत्थर, पहाड़, पर्वत, नदी और महासागर, ठीक है, इन सभी चीज़ों का हिस्सा जो अध्ययन करते हैं, इसको हम बोलते हैं भूवैज्ञानिक। सेकंड दे रखा है आपका जीवाश्म विज्ञानी, यानी जीवाश्म के रूप में करोड़ों वर्ष पूर्व के पेड़ों, पशुओं एवं मानवों के अवशेषों का अध्ययन जो लोग करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? उसको जीवाश्म विज्ञानी बोलते हैं। फिर चित्र नंबर 3 में आपका मानव विज्ञानी। तो मानव विज्ञानी में क्या? मानव समाजों एवं संस्कृतियों का अतीत से लेकर वर्तमान तक अध्ययन करते हैं। ठीक है, और फोर्थ है आपका पुरातत्व विज्ञानी। मानव, पौधों एवं पशुओं द्वारा अपने पीछे छोड़े गए अवशेषों जैसे उपकरण, घोड़े, पात्र, मनके, मूर्तियां, खिलौने, हड्डियां, पशुओं और मानवों के दांत, जले हुए अनाज, घरों एवं ईंटों के हिस्से एवं अन्य वस्तुओं का उत्खनन करके अतीत का अध्ययन करते हैं। ठीक है, हम बात करते हैं कि इतिहास में समय की गणना किस प्रकार की जाती है। प्रत्येक समाज एवं संस्कृति के पास समय की गणना करने की अपनी प्रणालियां रही हैं। प्रमुख घटनाएं जैसे किसी व्यक्ति विशेष का जन्म अथवा किसी शासक के शासन का आरंभ एक नए युग का आरंभ माना जाता रहा है। आज के समय में विश्व में ग्रेगोरियन कैलेंडर तिथि पत्र का उपयोग होता है। साथ ही त्योहारों की तिथियों की गणना एवं अन्य मांगलिक कार्यों के लिए हिंदू, मुस्लिम, यहूदी, चीनी आदि अन्य तिथि पत्रों का भी उपयोग होता है। पश्चिम में सामान्यतः ईसा मसीह के जन्म वर्ष से कैलेंडर का आरंभ माना जाता है। इस बिंदु से आगे के वर्षों की गणना की जाती है एवं इसे अंग्रेजी में एडी से इंगित किया जाता रहा है। एडी लैटिन भाषा का एक शब्द संक्षेप है जो ईसा के जन्म के वर्षों के बाद को इंगित करता है। ठीक है, परंतु अब विश्व भर में इसे अंग्रेजी में कॉमन एरा अथवा सीई कहा जाता है। उदाहरणार्थ, भारत 1947 में स्वतंत्र हुआ, इसे 1947 ईस्वी, ठीक है, कभी कभी ईस्वी सन 1947 अथवा 1947 सीई अंग्रेजी में लिख सकते हैं। इस प्रकार ईसा मसीह के जन्म की पारंपरिक तिथि से पूर्व के वर्षों की गणना उल्टे अवधि क्रम में की जाती है। इसे अंग्रेजी में बीसी से इंगित किया जाता है। इसे अब अंग्रेजी में बिफोर कॉमन एरा बीसी से इंगित किया जाता है। ठीक है, यानी कि देखिए जो इनके ईसा मसीह के जन्म के पहले का जो समय था उसको हम ईसा पूर्व बोलेंगे और उसके ईसा मसीह के जन्म के बाद को हम ईस्वी बोलेंगे। ठीक है, उदाहरण के लिए 560 पूर्व गौतम बुद्ध, जिनके बारे में अध्याय 7 में जानेंगे, जन्म की अनुमानित तिथि है। क्या आप गणना कर सकते हैं कि उनका जन्म आज से कितने वर्ष पूर्व हुआ है?
देखिए ये हमें दे रखा है विश्व में शैल चित्रकारी के प्रथम साक्ष्य, ठीक है, 14,000 साल पर है, फिर 40,000, फिर ये 3 लाख, ठीक है। यानी मांगलिक अनुकूल अथवा भाग्य लाने वाला शुभ समय, उदाहरणार्थ मांगलिक शुरुआत। इस पाठ्य पुस्तक में हमने बीसी के लिए समानतः संभवतः पूर्व, ठीक है, सामान्य संवत पूर्व तथा सी के लिए समान संवत शब्दों का प्रयोग किया है, ठीक है। इस प्रकार की घटनाओं को चिन्हित करने के लिए समय रेखा एक सुविधाजनक उपकरण है। प्रश्न संख्या 62 व 63 पर चित्र 4.3 को देखिए, क्योंकि यह किसी विशेष अवधि में तिथियों और घटनाओं के अनुक्रम को दिखाता है। यहाँ दर्शाई गई सरलीकृत समय रेखा पर मानव सभ्यता के आरंभ में वर्तमान तक की यात्रा को दर्शाया गया है। समय रेखा पर बिंदुओं के माध्यम से प्रमुख ऐतिहासिक घटनाओं को चिन्हित किया गया है। ध्यान रखिए कि समय रेखा पर बिंदुकृत हिस्से छोड़े गए कालखंडों को दर्शाता है, अन्यथा यह समय रेखा लगभग 3 मीटर लंबी हो जाती है। देखो ये दिखा रखा है ये भविष्य, फिर ये 2000 संवत दिखा रखा है, 560 ईसा पूर्व, ईसा मसीह का जन्म, और उसके बाद भगवान बुद्ध का जन्म, ठीक है। समय रेखा ऐतिहासिक घटनाओं के क्रम को समझने में भी सहायक होती है। उदाहरणार्थ तिथियां देखे बिना भी अब आप देख सकते हैं कि बुद्ध का जन्म ईसा मसीह के जन्म से पहले हुआ था, ठीक है। तो यानी कि जो भगवान बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो ईसा मसीह के जन्म से पूर्व हुआ था, तो हम बोलेंगे 560 ईसा पूर्व, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इतिहास के स्रोत क्या क्या हैं। आपने अपने परिवार के अतीत के संबंध में जानकारियां कैसे प्राप्त की? इन जानकारियों को प्राप्त करने के लिए क्या आपने छाया चित्रों, डायरियों, पहचान पत्रों आदि का उपयोग किया, या आप केवल अपने माता पिता और संबंधियों की स्मृतियों पर निर्भर थे? आइए विचार करें। प्रत्येक वस्तु अथवा संरचना एक कहानी बताती है और वह चित्रखंड पहेली जिक्सा के हिस्से की तरह होती है। जिन वस्तुओं को आप अपने घर में देखते हैं वह आपको अपने परिवार के इतिहास के विषय में कुछ बताती है। इस प्रकार हम ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में विभिन्न स्रोतों से जानकारी एकत्रित कर सकते हैं। एक बात सदैव याद रखनी चाहिए कि इतिहास के मामले में पहेली के कुछ हिस्से गायब रह सकते हैं। देखिए अब ये इतिहास के स्रोत, यानी कि जो हम इतिहास के बारे में हम कहाँ कहाँ से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो देखो इसमें साहित्यिक स्रोत हैं, ठीक है। साहित्यिक स्रोत में हमारा भारतीय साहित्य आता है, इसमें वेद और इतिहास आता है, कविता और नाटक, ऐतिहासिक लेख, कहानियों का संग्रह, ठीक है, वैज्ञानिक एवं तकनीकी लेख, और इसमें आपका विदेशी विवरण भी आता है, ये यात्रा वृत्तांत और ऐतिहासिक वृत्तांत, ठीक है। फिर आपका कलात्मक स्रोत, कलात्मक में आपका चित्रकला, मूर्तिकला, पट्टिका या पैनल आते हैं, ठीक है। और मौखिक स्रोत में आपकी वंशावली या लोक साहित्य आता है। और प्राथमिक स्रोत की अगर हम बात करें तो प्राथमिक स्रोत में आपके संरचना, इसमें स्मारक आ जाएंगे, आपके टीला आ जाएंगे, ठीक है। उत्खनन की अगर हम बात करते हैं मानव, पशुओं तथा पौधों के अवशेष, उपकरण एवं हथियार, मूर्तियां एवं आभूषण, मृदभांड एवं खिलौने, निवास स्थान एवं शवावधान आएंगे, ठीक है। और अगर हम शिलालेखों की बात करें तो शिलालेखों में हमारे पांडुलिपि, ताम्रपत्र और सिक्के आदि आते हैं। तो ये सारे स्रोत हैं जिसके माध्यम से हम इतिहास के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। पृष्ठ 67 पर दिए गए इतिहास के स्रोत संबंधित चित्र को देखिए। यह इतिहास के प्रमुख स्रोतों को एक साथ प्रदर्शित करता है। आपको अभी इन सभी को याद रखने की आवश्यकता नहीं है, हम आगे चलकर इनमें से कुछ का उपयोग करेंगे। उदाहरणार्थ जब इतिहासकार 1500 वर्ष पूर्व के किसी राजा या रानी, प्राचीन स्मारक, युद्ध या व्यापार की कुछ वस्तुओं के बारे में जानकारी जुटाने का प्रयास करते हैं तो वे बड़े ध्यान से अधिक स्रोतों से जानकारी संकलित करने का प्रयास करते हैं। कभी कभी ये स्रोत एक दूसरे की पुष्टि करते हैं, जैसे चित्रखंड पहेली जिक्सा के टुकड़े मेल खाते हैं, तो कभी यह एक दूसरे के विपरीत सूचना प्रदान करते हैं, जैसे चित्रखंड पहेली जिक्सा के टुकड़े मेल नहीं खाते। ऐसी परिस्थितियों में यह निर्णय लेना पड़ता है कि किस स्रोत पर अधिक विश्वास किया जाए। इस प्रकार इतिहासकार जिस कालखंड का अध्ययन कर रहे होते हैं वे उसके इतिहास का पुनर्निर्माण करने का प्रयास करते हैं। इतिहास के इन सभी स्रोतों में कौन योगदान देता है? इतिहासकारों के साथ ही पुरातत्व विज्ञानी, पुरालेख शास्त्री जो प्राचीन अभिलेख पढ़ते हैं, मानव विज्ञानी जो मानव समाज व संस्कृतियों का अध्ययन करते हैं, साहित्य व भाषा के विशेषज्ञ आदि इसमें अपना योगदान देते हैं। साथ ही पिछले 50 वर्षों में वैज्ञानिक अध्ययनों ने इतिहास के पुनर्निर्माण में अधिक से अधिक योगदान दिया है। उदाहरणार्थ प्राचीन जलवायु का अध्ययन, उत्खनन की गई सामग्री का रासायनिक अध्ययन और प्राचीन मानव की अनुवांशिकी के अध्ययन ने एक नया दृष्टिकोण दिया है, जिससे और पूरक स्रोत प्राप्त हुए हैं।
साथ ही जब इतिहासकार आधुनिक इतिहास साधारणतः, जिसका अर्थ है पिछली 2 अथवा 3 शताब्दियों का इतिहास का अध्ययन करते हैं, तो समाचार पत्र एक अन्य महत्वपूर्ण स्रोत हो सकता है। पिछले कुछ दशकों के अध्ययन के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टीवी, इंटरनेट आदि का भी उपयोग किया जा सकता है। हम बात करते हैं मानव इतिहास का प्रारंभ। मानव होमियो सेपियंस लगभग 3 लाख वर्ष पूर्व से पृथ्वी पर रह रहे हैं। यह एक लंबा समय प्रतीत होता है, परंतु यह पृथ्वी के इतिहास का एक छोटा सा अंश मात्र है। आइए अपने आरंभिक इतिहास को संक्षेप में जानें। देखो ये चित्र दे रखा है ना, इस चित्र में आपको ये बताना है कि आप इसमें कौन कौन सी एक्टिविटी, कौन कौन सी गतिविधियों को आप इसमें पहचान सकते हैं। ठीक है। आदि मानव को प्रकृति से अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। एक दूसरे की सहायता करने के लिए वे टोलियों अथवा समूहों में रहते थे। वे मुख्यतः आखेटक एवं खाद्य संग्राहक थे तथा भोजन एवं आश्रय की निरंतर खोज करते रहते थे। इसका अर्थ है कि वे अपने जीवन के लिए खाने योग्य पौधे एवं फलों के संग्रह व आखेट पर निर्भर थे। हमारे आदि पूर्वजों के प्राकृतिक तत्वों को लेकर कुछ निश्चित विश्वास थे। संभवतः उनके मरणोपरांत जीवन को लेकर भी कुछ धारणाएं थीं। यह समूह अस्थायी शिविरों, शैलाश्रयों अथवा गुफाओं में रहते थे एवं वे एक दूसरे से जिन भाषाओं में संवाद करते थे वे अब लुप्त हो चुकी हैं। उन्होंने अग्नि का उपयोग किया, पत्थर की उन्नत कुल्हाड़ियों, ब्लेड्स, नुकीले तीरों एवं अन्य उपकरणों आदि के निर्माण में उनके जीवन को सरल बना दिया। संपूर्ण विश्व की सैकड़ों गुफाओं के शैल चित्रों में उनके जीवन के विविध आयाम दिखाई देते हैं। इनमें से कुछ चित्र साधारण आकृतियों प्रतीकों के हैं, जबकि कुछ अन्य चित्र अधिक विस्तृत हैं एवं उनमें पशुओं एवं मानवों के दृश्य हैं। समय के साथ इन आदि मानवों ने पत्थर एवं मनकों की माला, पशुओं के दांतों के पेंडेंट आदि जैसे साधारण आभूषण बना लिए और कभी कभी वे दूसरे समूह के साथ इनका आदान प्रदान करने लगे। एक लंबे समय पृथ्वी की जलवायु में अनेक परिवर्तन आए हैं। एक समय पृथ्वी पर बहुत ठंड थी एवं इसका एक बड़ा भाग हिमाच्छादित बर्फ से ढका हुआ था, इसलिए इसे हिमयुग कहा जाता था। इसके विषय में आप विज्ञान में विस्तार से अध्ययन करेंगे। बाद में जब जलवायु गर्म होने लगी तो हिम का कुछ भाग पिघल गया, जिसके कारण तत्कालीन नदियों में जलभराव हो गया, जो बाद में समुद्रों में समाहित हो गई। हिमयुग लगभग 1 लाख वर्ष पूर्व से लेकर 12,000 वर्ष पूर्व तक रहा। इसके उपरांत मानव के लिए जीने योग्य परिस्थितियों में सुधार आया। विश्व के कई हिस्सों में उन्होंने एक स्थान पर बसना तथा अनाज उगाना आरंभ कर दिया। उन्होंने गाय, बकरी आदि जैसे मानवों का घरेलूकरण भी आरंभ कर दिया। भोजन की अधिक उपलब्धता के कारण ये समूह अपने आकार व संख्या में बढ़ गए। ये प्राय नदियों के किनारे बसने लगे थे, लेकिन इसका एकमात्र कारण जल की उपलब्धता नहीं थी, अपितु यहाँ की मृदा का अधिक उपजाऊ होना भी था। इससे अन्न उगाने की प्रक्रिया अधिक सरल हो गई। देखो एक चित्र ये दे रखा है, ठीक है। इसमें भी आप बताएंगे कि इसमें ये लोग क्या क्या कर रहे हैं, ठीक है। जैसे जैसे समुदायों का विकास हुआ, समाज जटिल होता गया। सरदार अथवा मुखिया लोगों के कल्याण के लिए उत्तरदायी थे एवं सभी सामूहिक रूप से सामुदायिक कल्याण के लिए कार्य करते थे। उदाहरण के लिए निजी स्वामित्व का अभाव नहीं था और भूमि पर सामुदायिक रूप से कृषि की जाती थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, पल्ली, उपग्राम बड़े गांवों में परिवर्तित हो गए, जो मुख्यतः भोजन, वस्त्र एवं उपकरण आदि वस्तुओं का आदान प्रदान करने लगे। धीरे धीरे इन गांवों में संप्रेषण एवं आवागमन का तंत्र विकसित हुआ एवं इनमें से कुछ छोटे कस्बों में परिवर्तित हो गए। उदाहरणार्थ मृदभांड एवं मिट्टी की अन्य वस्तुओं को बनाने एवं धातुओं के उपयोग, पहले तांबा और फिर लोहा की तकनीक का आगमन हुआ, जिससे टिकाऊ उपकरण, दैनिक उपयोग की वस्तुओं एवं आभूषणों को बनाना सरल हो गया। हम अध्याय 6 में देखेंगे कि इन चरणों ने किस प्रकार से सभ्यता के उदय में योगदान दिया। अभी ये याद रखना आवश्यक है कि मानव सभ्यता को विकास के इन प्रारंभिक चरणों में अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। इस दौरान कुछ कठिन क्षण भी आए, जब कुछ पूर्ववर्ती प्रजातियों की भांति मानव सभ्यता भी लुप्त हो सकती थी। हम उन आदि मानवों के बारे में कभी नहीं जान पाएंगे, जिनके साहस और दृढ़ता के कारण आज हमारा अस्तित्व संभव हो पाया है। आगे बढ़ने से पहले हमने अपने अतीत के बारे में अधिक जानने के लिए कुछ तरीकों का पता लगाया। समय रेखा की अवधारणा हमें भिन्न भिन्न समय पर ऐतिहासिक घटनाओं के अनुक्रम को समझने में सहायता करती है, ठीक है। और समय की गणना विभिन्न विधियों के द्वारा, जैसे वर्ष, दशक, शताब्दी और शताब्दियों के द्वारा की जाती है। और इतिहास के भी स्रोत हैं और ये ऐतिहासिक घटनाओं को समझने व उनका पुनर्निर्माण करने में सहायक होते हैं। हमने आरंभिक मानव जीवन को संक्षेप में समझा और यह भी जाना कि मानव समाज कैसे समय के साथ जटिल होता गया, ठीक है। तो देखिए ये चैप्टर
अच्छा था, आपका इंटरेस्टिंग भी था। इसमें आप जान पाए कि जो मानव समाज है वो समय के साथ में कैसे जटिल होता गया और किस तरीके से मानव का जो विकास है वो हुआ। ठीक है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही और बच्चों को भी शेयर करें ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।